सो अगर हम बात करें तो असेसी कौन होता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 डिफाइन करता है असेसी कौन होगा। असेसी बेसिकली टैक्स, जो इनकम टैक्स एक्ट है वो हमेशा असेसी वर्ड रेफर करता है इन इट्स ट्रांजैक्शंस। सो असेसी टर्म को समझना बहुत ही ज़रूरी है। असेसी क्या होगा? असेसी बेसिकली जब हम बात करें तो एनी पर्सन अगेन होम टैक्स और एनी अदर अमाउंट ऑफ मनी, जब हम एनी अदर अमाउंट ऑफ मनी बोलते हैं तो इसका मतलब पेनल्टी भी हो सकती है, इंटरेस्ट भी हो सकता है, कुछ और अमाउंट भी हो सकता है, विच इज़ पेबल अंडर दिस एक्ट एंड इट इंक्लूड्स any person in respect of whom any proceedings under this act are going on, and for assessment of his own income or income of any other person for whom he or she is liable or assessable, and loss sustained by him or her। अगर हम बात करें तो अगर कोई भी पर्सन जिसने कोई टैक्स पे करना है या कोई और सम ऑफ मनी पे करना है अंडर दिस एक्ट, और यहाँ जिसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं एक्ट में फॉर हिज ओन इनकम और इनकम ऑन बिहाफ ऑफ होम ही इज़ लाइबल। फॉर एग्जांपल कोई बच्चे की इनकम है या कोई लीगल हेयर्स हैं, कोई पर्सन की डेथ हो गई है तो उसके बाद में जो दूसरा उसकी इनकम के लिए लाइबल है, तो उन केसेस में जिसके अगेंस्ट भी प्रोसीडिंग चल रही है, कोई टैक्स पे करना है या कोई सम ऑफ मनी पे करना है, उसको बोला जाएगा असेसी। या किसी ने लॉस सस्टेन किया है तो उसको भी बोला जाएगा असेसी। सो द टर्म असेसी इंक्लूड्स every person who is presumed to be assessee under the provisions of this act and any person who is deemed to be assessee in default। सो बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ असेसी। सबसे पहले ऑर्डनरी असेसी। ऑर्डनरी असेसी कौन? जिसके खुद के नाम पे अगेंस्ट पे प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, ये ज़रूरी नहीं कि उसने टैक्स पे करना है या नहीं करना है, प्रोसीडिंग्स चल रही हो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में। देन कोई पर्सन जिसने लॉस की रिटर्न फाइल की है, उस वो भी एक ऑर्डनरी असेसी होगा। ज़रूरी नहीं सिर्फ प्रॉफिट के केस में ही इनकम माना जाएगा, लॉस की भी इनकम माना जाएगा। और एनी पर्सन अगेंस्ट हुम सम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी इज सपोज टू बी पेबल। देन अगर हम और इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इज एंटाइटल टू क्लेम। पर्सन है जिसका गलती से ज़्यादा टैक्स कट गया और उसको रिफंड लेना है, तो वो भी एक ऑर्डनरी असेसी माना जाएगा। देन सेकेंड कैटेगरी की बात करें तो डीम्ड असेसी, और इसको रिप्रेजेंटेटिव असेसी भी बोला जाता है। इसमें कौन कौन से केसेस आ सकते हैं? बेसिकली डिसीज्ड पर्सन, लुनेटिक और सो ऑन, इडियट्स, उनके कैटेगरीज में ये प्रोविजन फॉल करती है। या नॉन रेजिडेंट के केस में रिप्रेजेंटेटिव असेसी, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, अ पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग समवन एल्स। सो इन केस ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, हिज और हर लीगल हेयर्स और एग्जीक्यूटर्स ऑफ प्रॉपर्टी, दे विल बी डीम्ड असेसी और रिप्रेजेंटेटिव असेसी। इन केस ऑफ माइनर और लुनेटिक और इडियट, देयर गार्डियन विल बी रिप्रेजेंटेटिव असेसी। एंड इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, एनी लॉफुल अपॉइंटेड पर्सन बाय सच नॉन रेजिडेंट टू एक्ट on his or her behalf in India for tax matters shall be a deemed or representative assessee। And finally third category, assessee in default। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, कुछ डिफ़ॉल्ट हुआ है, कुछ चीज़ करनी थी बट वो नहीं की, कोई डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो इसमें कौन से केसेस आ जाएंगे? इसमें सारे वो केसेस आ जाएंगे कि इफ़ समवन वाज सपोज टू फुलफिल सम स्टैच्यूटरी और लीगल ऑब्लिगेशन एंड दे डिड नॉट फॉलोड इट आउट, सो वो कहलाए जाएंगे असेसी इन डिफ़ॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूटी है किसी पर्सन की कि अगर एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा वो रेंट रिसीव कर रहा है या पे कर रहा है या इंटरेस्ट उसको मिल रहा है, वो पे कर रहा है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर, कंपनी, इंडिविजुअल कोई भी, तो उस केस में उस पर टीडीएस डिडक्ट करना है। और अगर उसने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो वो बन जाएगा असेसी इन डिफ़ॉल्ट। की पर्सन जो है वो कॉन्सेप्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंदर डिफाइंड है। पर्सन क्या बताता है हमें? असेसी ने बताया कि कौन कौन से पर्सन हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, केसेस हैं जिनको माना जाएगा असेसी टैक्स मैटर के केसेस में और जिन पे इनकम टैक्स एक्ट की प्रोविजंस लागू होंगी। अब पर्सन हमें बताएगा कि वो जो असेसी है वो क्या क्या रूप ले सकता है, वो किस तरह से हो सकता है। वो एक इंडिविजुअल हो सकता है, जैसे कि एक हम एज एन इंडिविजुअल पर्सन बात करते हैं। वो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकता है, वो एक कंपनी हो सकती है, वो एक फर्म हो सकती है, फर्म का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म, वो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हो सकती है और एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकती है, चाहे वो इनकॉर्पोरेट हो या ना हो। और वो एक लोकल अथॉरिटी भी हो सकती है और एक आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन लाइक स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशंस लाइक अ यूनिवर्सिटी एंड एनी अदर इंस्टीट्यूशन, आईआईटी एंड सो ऑन। सो यहाँ पर ये सारी कैटेगरीज जो हैं ये पर्सन की डेफिनेशन के अंदर फॉल करती हैं। सो पर्सन कैन टेक द फॉर्म ऑफ एनी ऑफ दीज। यहाँ पर दो चीज़ें हम जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिखा है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, दोनों ही एक एंटिटी होती हैं। जब एक ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे हो जाते हैं
with a common purpose and with an objective of sharing profit from such activity, conducting a common activity, उसको बोलते हैं एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बट फर्क क्या है, यहाँ पर टर्म यूज की जा रही है पर्सन्स और यहाँ पर टर्म यूज की जा रही है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सो जब इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल BOI में सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स, नेचुरल पर्सन्स ही उसके मेंबर होंगे। जबकि एसोसिएशन ऑफ पर्सन की अगर हम बात करेंगे तो इस केस में इंडिविजुअल्स भी उसके मेंबर हो सकते हैं। ओवरऑल अगर उसके 10 मेंबर्स हैं तो हो सकता है उसमें से 5 इंडिविजुअल्स हों और हो सकता है 2 कंपनीज हों और 3 पार्टनरशिप फॉर्म हो। सो जब पर्सन बोल दिया तो पर्सन का तो मतलब ही यही है कि पर्सन में ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। सो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स में इंडिविजुअल एज वेल एज नॉन इंडिविजुअल्स कुड बी देयर, जबकि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ इंडिविजुअल्स ही होंगे। सो अगर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश करें लिटल छोटे से क्विज के थ्रू, सो मिस्टर पवनदीप ज्वाइंट पंजाब पुलिस ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, व्हाट शैल बी असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। अब ध्यान देने वाली ये बात है, अगर कोई बिजनेस किसी साल के दौरान शुरू किया गया या किसी ने जॉब शुरू की या कोई भी इनकम का सोर्स शुरू हुआ तो उस साल उस केस में जो प्रीवियस ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू नहीं होगा, वो उस डेट से शुरू होगा जिस डेट को वो सोर्स या इनकम ज्वाइन शुरू की गई। सो प्रीवियस ईयर होगा 11 जुलाई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। असेसमेंट ईयर तो पूरा ही रहेगा हमेशा। सो वो कब शुरू होगा, इससे नेक्स्ट डे, जैसे कि हमने बात की थी 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22 तक। ठीक है जी। देन अगर हम बात करें कि इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम एंड ऑन नॉट ऑन रिसीप्ट्स, ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल ट्रू। इट इज अ टैक्स ऑन इनकम ओनली एंड नॉट योर रेवेन्यू, ओवरऑल रिसीप्ट्स दैट यू मेक। Then if say some Miss Muskan finds a purse containing 10,000, is it her income? No, because as we talked, it shall must be having a definite source. फाइनली अगर किसी बिजनेस की सेल्स हैं 10 लाख रुपए और एक्सपेंसेस हैं 2.5 लाख, सो इनकम क्या होगी, 10 लाख या 2.5 लाख या कुछ और? सो इनकम जैसे कि हमने बात की थी जो भी खर्चे हैं वो माइनस होंगे। सो इनकम इन दिस केस वुड बी 7 लाख, दैट इज द रिमेनिंग प्रपोर्शन एंड नॉट द ओवरऑल रिसीप्ट्स। ये हो गए ओवरऑल रिसीप्ट्स, जबकि इनकम क्या होगी, खर्चे निकाल के ओवरऑल जो डिफरेंस बचेगा दैट इज द इनकम। फाइनली कोई ज़मीन है 2 लोगों को बिलोंग करती है, गरिश्मा एंड मन्नत को, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को उन्होंने रेंट की है फॉर गोइंग टू बॉर्डर एरिया, और गवर्नमेंट जो है उसकी रॉयल्टी 10,000 रुपये देती है ईच ईयर फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ दैट लैंड। सो गवर्नमेंट जो 20,000 रुपये देती है, 10,000 रुपये दोनों के नाम पे, वो मिस मन्नत के अकाउंट में ही डाल देती है। तो मन्नत की कितनी इनकम मानी जाएगी, 10,000 या 20,000? मन्नत की इनकम होगी सिर्फ 10,000 जो उसके नाम पे आ रही है, जो बाकी की 10,000 है वो गरिश्मा को बिलोंग करती है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी अ डाइवर्जन ऑफ इनकम। सो जो मन्नत की टैक्स लाइबिलिटी है वो 10,000 ही उसकी इनकम मानी जाएगी, 20,000 नहीं, क्योंकि बाकी का 10,000 बिलोंग करता है गरिश्मा को। देन अगर हम और छोटी सी कॉन्सेप्ट पर्सन्स और उनकी बात करें तो मिस्टर पवनदीप एक NRI हैं पिछले साल रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में, और उन्होंने नव्या को अपॉइंट कर दिया फॉर टैक्स मैटर्स अपने हैंडल करने के लिए इंडिया में। सो मिस नव्या कौन सी कैटेगरी की असेसी होगी? शी विल बी अ डीम्ड असेसी और अ रिप्रेजेंटेटिव असेसी। देन अगर हम बात करें कोई मिस पारुल हैं, वो एक रेंटेड अपार्टमेंट में नोएडा में रह रही हैं और हर महीने उसका 15,000 रेंट पे कर रही हैं, और एज पर अ लॉ प्रोविजन दे आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS ऑन द सेम, बट शी डज नॉट डू इट। सो मिस पारुल इन दिस केस विल बी एन असोसी इन डिफॉल्ट, जैसे कि हमने बात की थी। उन्होंने ये प्रोविजन, कोई स्टैचुरी लाइबिलिटी थी वो पूरी नहीं की, प्रोविजन रिक्वायर्ड लॉफुल थी। स्टेटस की बात करें, पर्सन देखते हैं कौन से लोग किस कैटेगरी पर्सन फाइंड आउट बने जाएंगे। तो अगर हम बेसिकली IAM की बात करें तो वो कहलाएगा एक आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, AJP, जुरिडिकल पर्सन। स्टैचुरी कॉरपोरेशन है, एक स्टैचुरी अथॉरिटी है जो पार्लियामेंट ने एक्ट के थ्रू बनाई। देन ACC लिमिटेड की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमें पता ही है कंपनी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बेंगलुरु की बात करें तो ये होगी एक लोकल अथॉरिटी, सो इसको कहलाई जाएगी एक लोकल अथॉरिटी। देन विवेक्स हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी मानी जाएगी। देन रिलायंस इंडस्ट्रीज अगेन अ कंपनी। देन नरेंद्र मोदी विल बी एन
individual. And finally Markfed say it is a association of person. अमूल, मार्कफेड और कोई विलेज पंचायत है तो वो भी मानी जाएगी एक लोकल अथॉरिटी. फाइनली अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एंड मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेस की, एवरेज रेट जो है उस कॉन्सेप्ट सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 में डिफाइंड है और बेसिकली इट इज़ अ रेट विच इज़ अराइव्ड एट बाय डिवाइडिंग द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम ऑफ पर्सन. सो एवरेज एज क्या होता है? टोटल टैक्स दैट यू पे डिवाइडेड बाय योर टोटल इनकम इनटू 100. सो दैट विल गिव यू एन एवरेज रेट ऑफ टैक्स दैट यू आर पेइंग. while marginal rate of tax is defined under section 2 subsection 29C और बेसिकली ये रेट ऑफ इनकम टैक्स है जो आपकी हाईएस्ट स्लैब ऑफ इनकम जो आपकी है इंडिविजुअल्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के केस में जो उन पे फॉल कर रहा है, जो आपकी हाईएस्ट इनकम है ओवर एंड अबव द हाईएस्ट स्लैब, उस पे जो एडिशनल टैक्स लग रहा है उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन. फॉर इंडिविजुअल्स विद इनकम अप टू मोर देन 50 लाख इट शैल बी 33.9% इफेक्टिव पड़ता है. जिनकी इनकम 50 लाख से कम है उन पे 30.9% और इंडिविजुअल्स जिनकी 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम है उस पर 35.53% इफेक्टिव मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स एज इट अराइव्स. फाइनली अगर हम प्रोसेस की बात करें तो अगर हम प्रोसेस की बात करें तो ये स्नैपशॉट एक प्रेजेंट करती है ओवरऑल फ्रेमवर्क कि हम जो टैक्स है वो कैसे अराइव करते हैं. प्रोसीजर क्या होता है टैक्स कैलकुलेशन का? सबसे पहले हम हमेशा ग्रॉस टोटल इनकम फाइंड आउट करते हैं. वो कैसे? 5 डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम हमारे पास हैं, उनकी इनकम को ऐड करके हम जो है ग्रॉस टोटल इनकम फाइंड आउट करते हैं. इनकम फ्रॉम सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, गेन्स ऑफ बिजनेस हैं, कैपिटल गेन्स हैं और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. सो अगर हम बात करें तो हम इनमें और क्या चीज़ें, 3 चीज़ें जो प्रिंसिपल बेसिकली जो है उसको हम ग्रॉस टोटल इनकम जब इन 5 हेड की इनकम को ऐड कर लें उनमें से ये 3 जो है प्रोविजंस जो है इनको इफेक्ट करते हैं. क्या है? इनमें से जो बी वाली है वो ऐड होगी, इनमें से जो बी वाली प्रोविजन है वो ऐड होगी और ए और सी वाली माइनस होगी. क्या कहती हैं प्रोविजंस? ऐड क्या होगी कि इनकम की क्लबिंग अगर किसी की होनी है तो वो भी इन 5 हेड की इनकम के साथ ऐड की जाएगी. क्लबिंग ऑफ इनकम मतलब कोई मानर की इनकम थी, वो पेरेंट्स की इनकम अगर हम बात कर रहे हैं तो उनकी इनकम में ऐड की जाएगी, तो उसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम. और माइनस क्या करना है? कोई अगर लॉसेस क्लेम किए हैं तो वो माइनस होंगे, और कोई एग्जम्प्ट इनकम थी जिन पे टैक्स लगना ही नहीं है, जो लॉ कह रहा है, इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है, तो उनको भी ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस कर देंगे. ये जो 5 हेड की इनकम हमारे पास आई है तो वो हमारे पास बन जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम. जब हम इन 5 हेड की इनकम्स को सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन और कैपिटल गेन्स और अदर सोर्सेज को ऐड करके क्लबिंग ऑफ इनकम इसमें ऐड कर देंगे, लॉसेज और एग्जम्प्ट इनकम माइनस कर देंगे. फिर जब हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम आ गई उसमें से जब हम चैप्टर 6A जो कि डिडक्शंस की बात करता है 80 सेक्शन से लेके, सो उसको सबको इफेक्ट दे देंगे. जैसे कि हमें पता है डिफरेंट 80 सेक्शन के अंदर डिडक्शंस हैं, तो वो हमारे पास नेट अमाउंट आ जाता है टोटल इनकम. सो ग्रॉस टोटल इनकम में से जब हम डिडक्शंस निकाल देते हैं दैट गिव्स अस द टोटल इनकम. सो जब हम ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस निकाल लेते हैं अंडर चैप्टर 6 से, दैट गिव्स अस द टोटल इनकम एंड इट इज़ द टोटल इनकम दैट शैल बी सब्जेक्ट टू टैक्सेशन. उस पर टैक्स लगता है. उसके बाद अगर कोई रिलीफ है, फॉर एग्जांपल 87A के अंदर प्रोवाइड की जाती है अगर 5 लाख तक की इनकम है एंड सो ऑन. सो 86 के अंदर है, 89 के अंदर है, 90 एंड 92 के अंदर डबल टैक्सेशन रिलीफ है. सो अगर वो अवेलेबल हैं तो वो लगाई जाएंगी और फाइनल जो है हमारी टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी. उसमें ऐड क्या करेंगे? कोई इंटरेस्ट पेबल करना है, अगर लेट रिटर्न फाइल कर हो रही है या कोई और इंटरेस्ट पेबल है वो ऐड किया जाएगा. अगर कोई TDS पहले ही कट चुका है उसकी इनकम में से, कोई इंटरेस्ट इनकम थी या कोई और, वो माइनस कर लिया जाएगा. कोई एडवांस टैक्स पे किया था वो भी माइनस कर दिया जाएगा और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो होगा टोटल टैक्स एंड इंटरेस्ट इफ़ इट इज़ सो पेबल. और सिमिलरली उसमें से कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स है वो पे माइनस कर दिया जाएगा और कोई प्रीपेड टैक्सेस. सो फाइनल इज द नेट टैक्स पेबल. और टैक्स के अमाउंट में हमेशा एक ध्यान रखना है, टैक्स अमाउंट शेल ऑलवेज बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट डिजिट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 10. सो नियरलेस्ट 10 डिजिट. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का टैक्स बन रहा है 107
3, सो वो राउंड ऑफ होके हो जाएगा 1070। और अगर किसी का टैक्स बन रहा है 1075 या 1078, सो उस केस में वो राउंड ऑफ होके हो जाएगा 1080। सो द टैक्स अमाउंट इज फाइनल टैक्स अमाउंट इज ऑलवेज राउंडेड ऑफ